गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और आज जो डेट है वो है हमारी 15 अक्टूबर 2020 और एक कक्षा 9 का विषय जो सामाजिक विज्ञान है उसका उपविषय इतिहास का पार्ट 3 है और ये वर्कशीट नंबर 42 है। ठीक है, जो ये पार्ट 3 है इसमें हमने 43 जो वर्कशीट थी हमारी उसमें हमने नाजीवाद और हिटलर के उदय का पार्ट फर्स्ट पढ़ा था। ठीक है, उसमें हमने जाना था कि जो नाजीवाद है या हिटलर है उसकी शुरुआती क्या कारण थे जर्मनी में, यानी कि जर्मनी की ऐसी क्या स्थिति हो गई थी जो हिटलर और नाजीवाद की उत्पत्ति में एक बहुत ही बड़ा कारण बना था। ठीक है, उसमें हमने प्रथम विश्व युद्ध से स्टार्ट किया था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब जर्मनी हार गया था तब उसके ऊपर कितने सारे अवरोध लगाए गए थे जिससे जर्मनी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। ठीक है, और सारा जो जिम्मा था प्रथम विश्व युद्ध का वो जर्मनी के कंधों पर डाल दिया था। ठीक है, आज हम इससे आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, देखो जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की बात करें तो युद्ध का हर जाना वाइमर गणराज्य पर थोपने से जर्मनी के लोक पराजय का अपराधबोधक था। यानी कि जब युद्ध हो गया था, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, तो उसमें क्या हुआ था, जब जर्मनी की हार हो गई थी यानी कि केंद्रीय शक्ति जो थी उसकी हार हो गई थी और जो मित्र शक्ति थी वो जीत गई थी, तो उसके बाद जर्मनी के ऊपर पूरा दोष डाल दिया गया था और ये कहा गया था कि जो जर्मनी है उसे हर्जाना देना होगा। उसके बहुत सारे क्षेत्र छीन लिए गए थे जो उपनिवेशिक क्षेत्र थे, ये हमने कल पढ़ा था, और उसे सेना रखने पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। ठीक है, तो जो वो हर्जाना था और वहाँ पर उसके बाद क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद वहाँ पर जो सम्राट था उसकी गद्दी समाप्त कर दी गई थी और वहाँ पर एक वाइमर गणराज्य की स्थापना की गई थी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ था, ये जो संधि थी, वर्साई की संधि पर जो वाइमर गणराज्य ने साइन किए थे, तो लोग क्या थे, लोग ये समझने लगे थे कि जो वाइमर गणराज्य है ये अपने देश के प्रतिनिधित्व के लिए अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कोई भी सही डिसीजन नहीं ले पा रहा है, जबकि ये जो वाइमर गणराज्य था पूरे दबाव में था, किसके, जो मित्र शक्ति थे उनके। लेकिन जनता जो थी, जनता का आक्रोश वाइमर गणराज्य के प्रति जो था धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और जो वो पूरा दोष दे रही थी कि जो ये ट्रीटी हुई है इनके बीच में, जो वर्साई की जो संधि थी उसका जो पूरा दोष था वो वाइमर गणराज्य को दिया जा रहा था। क्यों? क्योंकि संधि थी, उस संधि पर जो साइन थे वो किसके थे, वो वाइमर गणराज्य के थे। ठीक है, इसलिए लोग इसे अपराध बोधक की दृष्टि से देखने लगे थे। ठीक है, किसको, वाइमर गणराज्य को। अब क्या हुआ कि जो राष्ट्रीय अपमान के साथ हर्जाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर पर भी वह अपंग हो चुका था। यानी कि जर्मनी का क्या था, एक तो जर्मनी ने अपने बहुत सारा क्षेत्र खो दिया, लड़ाई में पहले से ही बहुत ज्यादा क्या था, उनकी हार हो गई थी और आर्थिक हानि झेलनी पड़ी थी। साथ ही साथ में अब क्या था, हर्जाना भी देना था उन्हें। ठीक है, वो हर्जाना भी उन्हें चुकाना था। तो उस हर्जाने को चुकाने के कारण क्या हुआ, जो जर्मनी थी उसकी आर्थिक स्थिति जो थी वो बहुत ज्यादा खराब होने लगी। ठीक है, वाइमर गणराज्य के जो हिमायतियों, वाइमर जो गणराज्य थे उनके हिमायती यानी कि जो उनके सहयोगी थी, हिमायतियों को नवंबर के अपराधी, यानी कि जो भी वाइमर गणराज्य का सहयोग कर रहे थे उन्हें जनता द्वारा क्या कहा गया, उन्हें नवंबर के अपराधी कहकर उनका खुलेआम मजाक उड़ाया गया था। ठीक है, इस मनोदशा का 30 के दशक के शुरुआती राजनीतिक घटनाक्रम पर गहरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, यानी कि ये जो घटना चल रही थी उसका जो प्रभाव था वो पूरे राजनीतिक पर पड़ा। क्यों? क्योंकि देखो पहले सम्राट था, सम्राट के बाद क्या था, एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई। जो लोकतांत्रिक सरकार थी वो वाइमर गणराज्य थी। तो ये जो थी इसके समय पर बहुत ज़्यादा परेशानियां हुई। एक तो वर्साई की संधि करनी पड़ी, जो युद्ध के बाद हर्जाना देना पड़ा, बहुत सारे क्षेत्र चले गए, तो लोग जो थे वो इसे गलत दृष्टि से देखने लगे। यानी कि जो लोकतंत्र की विचारधारा थी उसके प्रति लोगों के जो विचार थे वो बदलने लगे और उन्हें लगने लगा कि ये जो सरकार है वो ठीक तरह से कार्य नहीं कर पा रही है। ठीक है, अब क्या था, उस समाज में सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज्यादा सम्मान दिया जाने लगा। उन्हें लगा कि शायद जो युद्ध में, यानी कि आम जनता ये मानने लगी, उनकी सोच ये हो चली थी कि जो युद्ध में जीतता है उसकी जो स्थिति होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और जो युद्ध में हारता है, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी हार गया था जिसके कारण उसके ऊपर इतने सारे सैंक्शंस लगा दिए थे जो मित्र शक्ति थी उन्होंने। तो उनके मन में ये विचारधारा उत्पन्न होने लगी कि जो सिपाही हैं और जो अपनी जो सैन्य ताकत है उसे मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि क्या हो सके, युद्ध में जीता जा सके और जीतने के बाद क्या हो, अपनी शक्ति को मजबूत किया जा सके। क्यों? क्योंकि हारने के बाद जो उनकी स्थिति थी वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो गई थी। एक द्वितीय विश्व युद्ध के जो बिंदु पनपने लगे थे वो इसी कारण पनपने लगे थे। क्यों? क्योंकि जो लोग थे वो क्या करने लगे थे, जो
युद्ध था उसे एक अच्छी स्थिति के रूप में देखने लगे थे। वो चाहने लगे थे कि जो एक देश है उसमें सिपाही की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी हो, ताकि देश जो है वो किसी भी युद्ध में जीत सके। यानी कि जो युद्ध थी उनकी पहली प्रायोरिटी हो गई थी, क्योंकि उन्होंने हार का सामना करने के बाद जो उनकी स्थिति थी बहुत ज़्यादा खराब स्थिति उन्हें झेलनी पड़ी थी। इसलिए उन्हें लगने लगा था कि अब कभी भी अगर युद्ध होता है तो हमें अपनी स्थिति को इतना मजबूत कर लेना है ताकि हम युद्ध में विजयी हों और हमारी जो स्थिति है इस तरह की ना बिगड़े। ठीक है, तो जो आम नागरिक थे उनके मुकाबले जो सिपाही होता था एक, उसे बहुत ही अच्छी दृष्टि से देखा जाता था। वो सिपाही को समझा जाता था कि ये युद्ध में हमारे लिए लड़ेगा और जीतेगा ताकि हमारे देश का नाम रोशन होगा। ठीक है, और जो राजनेता थे और प्रचारक थे वो इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुष को आक्रामक होना चाहिए। यानी कि इसी कारण से वो युद्ध में हार गए थे, उनकी जो स्थिति इतनी खराब हो गई थी, इसी कारण से वो चाहने लगे कि जो पुरुष है उसे कैसी होनी चाहिए, उसकी आक्रामक प्रवृत्ति होनी चाहिए, ताकतवर होना चाहिए और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। यानी कि पुरुष को बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए ताकि वो युद्ध में लड़े और जीत सके। ठीक है, जो सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान और प्रतिष्ठा के सामने बाकी सारी चीज़ों का महत्व कम होने लगा। यानी कि जो सार्वजनिक जीवन था, यानी कि जो समाज था, समाज के अंतर्गत क्या हुआ, एक आक्रामक फौजी का प्रचार होने लगा। यानी कि इस तरह के फौजी बनो कि जो सामने वाला है उसे सीधा मार दो। ठीक है, यानी कि आक्रामक प्रवृत्ति के आप फौजी बनो और राष्ट्रीय सम्मान मिलेगा अगर आप फौजी हो गए और आपने अपने देश के लिए किसी दुश्मन की जान ली है, अपने देश के लिए कुछ किया है। और वह प्रतिष्ठा के सामने, यानी कि राष्ट्रीय सम्मान और प्रतिष्ठा के सामने, जो राष्ट्रीय सम्मान और प्रतिष्ठा के सामने बाकी सारी चीज़ें का महत्व कम हो गया। यानी कि सिर्फ आपको राष्ट्रीय सम्मान और प्रतिष्ठा को अपनी वापस लेके आना है एक आक्रामक फौजी बनकर, और इसके अलावा जो बाकी चीज़ें थी वो फीकी पड़ गई। यानी कि जो सैनिक शासन की स्थापना थी उसकी जो शुरुआत थी वो यहाँ से स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, और यही एक बहुत मेन कारण था जिसके कारण हिटलर का उदय होगा और हिटलर जर्मनी के ऊपर राज करेगा। ठीक है, अब क्या हुआ, नए राजनीतिक विचारकों का उदय। जर्मनी में भी नए राजनीतिक विचारक जो थे उनका उदय हो रहा था। जर्मनी में भी रूसी क्रांति से प्रेरित होकर बहुत सारे शहरों में मजदूरों और नाविकों की सोवियतें बनाई गई। यानी कि क्या हुआ, जर्मनी में क्या होने लगा, जो रूसी क्रांति हुई थी उससे बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित थे, जिसके कारण शहरों में जो मजदूर थे और नाविक थे उनकी संगठन बनाए गए। ठीक है, और समाजवादी, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक गुटों ने वाइमर में राजनीतिक परिवर्तन के लिए प्रयास किए। यानी कि क्या किया, जो समाजवादी थे, डेमोक्रेट्स थे और कैथोलिक गुटों के जो लोग थे उन्होंने क्या चाहा, उन्होंने चाहा जो वाइमर गणराज्य है, यानी कि एक गणराज्य की स्थापना को हटा दिया जाए और राजनीतिक परिवर्तन हो जाए ताकि किसी और पार्टी की स्थापना हो सके, और गणतंत्र को वो पूरी तरह से हटाना चाह रहे थे। ठीक है, अब देखो, जर्मनी की संसद स्पार्ट क्रिस्टो ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली। यानी कि जो वहाँ की संसद थी उसने कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली। कम्युनिस्ट पार्टी आपको पता है कि जो पूंजीवादी पार्टी होती है, यानी कि जो पूंजीवादियों का समर्थन करती है, उसकी नींव डाली। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद कम्युनिस्ट यानी कि साम्यवादी भी कहा जाता है जिसे, और समाजवाद एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए। यानी कि जो समाजवाद है वो क्या करती है, वो सारी शक्तियां जो होती हैं वो सरकार के हाथों में होती है और जो लोग होते हैं उनके बीच में जो सरकार का उन संसाधनों का वितरण है वो बराबर होता है। लेकिन जो कम्युनिस्ट पार्टी होती है वो क्या होती है, उसमें दो गुटों में लोग बटे होते हैं, एक तो होता है पूंजीवादी वर्ग और एक होता है गरीब वर्ग। ठीक है, यानी कि कम्युनिस्ट या साम्यवादी वर्ग क्या होता है, ये पूंजीवादी लोगों का सहयोग करती है, जबकि समाजवादी जो होती है उनके लिए जो समाज होता है यानी कि लोग जो होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, और हिटलर के खिलाफ भी काफ़ी बड़ा साझा मोर्चा नहीं खोल सके। यानी कि ये जो पार्टियां थी, ये क्या हुआ, ये पार्टी एक दूसरे की कट्टर तो रही, लेकिन जो हिटलर था उसके खिलाफ एक साथ इन्होंने कभी भी मोर्चा नहीं खोला। यानी कि अलग अलग अपने प्रयास कर रही थी, लेकिन एक साथ मिलकर कभी भी हिटलर का इन्होंने विरोध नहीं किया। अब देखो, जो क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही खेमे रेडिकल समाधानों के लिए आवाज़ उठाने लगे। यानी कि जो क्रांतिकारी भी थे और उग्र राष्ट्रवादी थे, दोनों क्या चाहने लगे, दोनों खेमे चाहने लगे कि जो रेडिकल समाधान है उनके लिए आवाज़ उठाने लगे। यानी कि ये क्या चाह रहे थे, जो स्थिति वहाँ पर चल रही थी उस स्थिति को बदलकर
एक ऐसी स्थिति का प्रयास कर रहे थे जो सबके लिए सही हो, ठीक है, यानी कि एक परिवर्तन का प्रयास चाह रहे थे, जो क्रांतिकारी थे वो भी और जो उग्र राष्ट्रवादी थे वो भी। तो एक नई विचारधारा की उत्पत्ति होने लगी। अब देखो जर्मनी क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, एक तो युद्ध के बाद जब भी कभी युद्ध होता है तो कोई भी देश होता है, चाहे वो हारे या जीते, दोनों ही देशों में जो आर्थिक हानि है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी जब हार गया था तो उसकी आर्थिक स्थिति तो वैसे ही खराब थी, और साथ ही साथ में जो उसके ऊपर दबाव बनाया गया मित्र राष्ट्रों के द्वारा, यानी कि उसे तरह तरह की जो यातनाएं थी वो दी गई, उसके कारण जर्मनी की जो आर्थिक स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई, ठीक है। जर्मनी ने जो पहले विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेना पड़ा था, यानी कि जो जर्मनी था उसने प्रथम विश्व युद्ध लड़ने के लिए ही बहुत ही मोटे तौर पर जो कर्ज था वो पहले से ही कर्ज लिया था। अब क्या हुआ, और युद्ध के बाद तो उसे स्वर्ण मुद्रा में हर्जाना भी भरना पड़ा, यानी कि क्या हुआ, एक तो पहले से ही उसने लोन लिया हुआ है, और उसके बाद क्या हुआ, उसके ऊपर जो सैंक्शंस लगा दिए थे, यानी कि उसके ऊपर जो जुर्माना लगा दिया था मित्र राष्ट्र ने, उसे उस हर्जाने को भी चुकाना पड़ रहा था, ठीक है। और इस दोहरे बोझ से जर्मनी के स्वर्ण भंडार समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गई, यानी कि जो भी उसने रिजर्व कर रखा था, जो रिजर्व किया हुआ था वो क्या होने लगा, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगा। क्यों? क्योंकि एक तो खुद का कर्ज चुकाना था, दूसरा जो हर्जाना लगाया हुआ था वो भी चुकाना था। तो इसमें क्या हुआ, आखिरकार 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से मना कर दिया। 1923 में जो जर्मनी था उसकी ऐसी स्थिति हो गई कि उसने क्या कहा, उसने कहा कि ना तो हम कर्ज चुकाएंगे और ना ही हर्जाना चुकाएंगे। उसने दोनों चीज़ों से इनकार कर दिया। अब जर्मन सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप दी, यानी कि जर्मन सरकार ने क्या किया, अपने ही देश में इतने ज़्यादा नोट छाप दिए कि मुद्रा मार्क का मूल्य तेजी से गिरने लगा, यानी कि जो उसकी पैसे की वैल्यू थी, यानी कि जो उनकी मुद्रा की वैल्यू थी वो क्या हुई, बहुत तेजी से गिरने लगी। जब क्या होता है, देखो अगर आपने देखा होगा कि जब बाजार में बहुत ज़्यादा लोगों के पास पैसा आ जाता है तो लोग क्या खरीदने लगते हैं, सामान खरीदने लगते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो सामान को खरीदने लगते हैं। और सामान की कीमतें क्या होती हैं, एक तो सामान की कीमतें बढ़ने लगेंगी। क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, एक ही चीज़ को खरीदने के लिए 10 लोग खड़े हुए हैं, तो क्या होगा, उस 10 एक वस्तु की कीमत क्या होगा, जो बेचने वाला होगा वो बढ़ा देगा, ताकि क्या हो, ताकि जो ज़्यादा दाम दे सके वही उस वस्तु को खरीद पाए, ठीक है। यानी कि जैसे ही बाजार में पैसा आएगा या पैसा बढ़ेगा, ये हमेशा की स्थिति है, हर देश की स्थिति है, जैसे ही बाजारों में पैसे बढ़ने लग जाएंगे वैसे ही उसी के साथ साथ क्या होगा, महंगाई भी बढ़ेगी और पैसे की उनकी वैल्यू भी कम होने लगेगी, ठीक है। तो क्या हुआ, ज़्यादा मुद्रा छापने के कारण दिसंबर 1923 में डॉलर में खरबों मार्क मिलने लगे, यानी कि एक जर्मनी की मुद्रा का जो नाम था वो था मार्क। तो क्या हुआ, जब उसने जर्मनी ने बहुत ज़्यादा मुद्रा छाप दी तो दिसंबर 1929 तक क्या हुआ कि $1 जो अमेरिका का $1 होता है उसमें क्या होने लगा, खरबों मार्क मिलने लगे। यानी कि जैसे कि आप देखते हो ना कि $1 में भारत के रुपए 73 या 75 के आसपास है। उस समय पर जो अमेरिका का $1 था वो जो जर्मन का मार्क था उसके खरबों मार्क के बराबर था, यानी कि उनकी जो पैसे की वैल्यू थी वो बहुत ज़्यादा गिर गई थी। और जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरी, जरूरी सामान की कीमतें आसमान छूने लगी, यानी कि जैसे जैसे उनकी जो मार्क थी, यानी कि जो उनकी मुद्रा थी उसकी कीमत गिरने लगी, तो उनकी जो रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की चीज़ें की जो कीमत थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। अब क्या हुआ, इस संकट के बाद में अति मुद्रास्फीति का नाम दिया जाता है। अति मुद्रास्फीति मतलब, मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई, यानी कि पैसा की वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर गई है और महंगाई आसमान छू रही है, ठीक है। इस संकट को क्या कहा गया, अति मुद्रास्फीति कहा गया। अगर देखो अति मुद्रा के बारे में पढ़ें तो जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं तो उस स्थिति को अति मुद्रास्फीति का नाम दिया जाता है, यानी कि किसी सामान की कीमत जो है वो इतनी बढ़ गई है कि एक आम नागरिक उसे खरीद नहीं पा रहा है, ठीक है। लोगों की बहुत बड़ी संख्या जो है, जो आवश्यकता की चीज़ें हैं, जो मूलभूत आवश्यकता की चीज़ें हैं, वो भी लोग खरीद नहीं पा रहे थे, ठीक है। जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए अमेरिका सरकार ने हस्तक्षेप किया, यानी कि जो जर्मनी इस संकट में फंसा हुआ था तो अमेरिका ने उनकी सहायता की। इसके लिए अमेरिका ने डॉब्स योजना बनाई, एक योजना बनाई जिसका क्या नाम था, डॉब्स योजना थी।
और इस योजना में जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाने की शर्तों को दोबारा तय किया। यानी कि जो हर्जाना था, यानी कि जो उन्हें हर्जाना यानी कि पैसे चुकाने थे, जो उनके ऊपर जुर्माना लगा हुआ था, उसे चुकाने के लिए जो शर्तें थी उसके अंदर थोड़ा सा परिवर्तन किया। किसने? अमेरिका ने, यानी कि उन्हें थोड़ी बहुत जर्मन को रियायतें दी गई। ठीक है। जर्मनी में आर्थिक सुधार अमेरिका के लिए किए गए कर्ज पर आश्रित था। यानी कि जर्मनी में जो आर्थिक सुधार था वो कहाँ से पूरा हो रहा था? अमेरिका ने जर्मनी को कर्ज दिया ताकि जो जर्मनी है वो अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार पाए। लेकिन क्या हुआ अमेरिका में? जब 1929 आया तो अमेरिका खुद आर्थिक संकट से जूझने लगा। वहाँ पर क्या हुआ? जो शेयर बाजार था उसकी कीमतें अचानक से गिरने लगी। ठीक है। जो अमेरिका में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज यानी कि जो शेयर बाजार है वो धराशायी हो गई, यानी कि उसका जो काम करने का वो बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रही थी और उसकी जो कीमतें थी वो बहुत ज़्यादा गिर गई थी। तो जर्मनी को मिल रही है मदद भी रातों रात बंद हो गई। यानी कि जो अमेरिका ने जर्मनी को मदद कर रहा था उसके कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए, तो जब अमेरिका की खुद ही आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी तो क्या हुआ? जो जर्मनी था उसको जो मदद अमेरिका दे रहा था वो अब नहीं दे पा रहा था। और 1929 से लेकर 1932 तक की इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। यानी कि जो अमेरिका में 1929 में आर्थिक मंदी स्टार्ट हुई थी और जो 1932 तक चली थी, तो इसका जो प्रभाव था वो जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। क्यों? क्योंकि जर्मन अर्थव्यवस्था को जो अमेरिका था वो क्या कर रहा था? वो सहायता दे रहा था आर्थिक, ताकि जो जर्मनी है वो अपना कर्ज चुका पाए। अब इसी कारण से जर्मनी में क्या हुआ? अपराध होने लगे। जर्मनी में क्या हुआ? बेरोजगारी बढ़ने लगी, अपराध होने लगे, चारों तरफ गहरी हताशा का माहौल था। क्यों? क्योंकि उस समय पर जो एक ब्रेड था, ब्रेड की कीमत भी आसमान छू रही थी। यानी कि जो लोगों की आम ज़रूरतें थी, यानी कि रोज़मर्रा की ज़रूरतें भी थी, वो भी लोगों की पूरी नहीं हो पा रही थी। अब लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का जो ये वाइमर गणराज्य था, ये एक लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था थी। तो लोगों का जो लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था है इसमें से लोगों का विश्वास खत्म होने लगा, क्योंकि वह कोई भी समाधान नहीं खोज पा रही थी कि देश के लिए क्या किया जाए, किस तरह से इस आर्थिक संकट से उभारा जा सकता है देश को। तो पूरे देश में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल, और तो पूरे देश में क्या था? राजनीतिक अस्थिरता थी। यानी कि ना तो कोई पार्टी एक जगह पर टिक कर काम करती थी और नेतृत्वहीनता का माहौल था। यानी कि नेतृत्व की कमी थी, कोई भी उन्हें नेतृत्व करने वाला नहीं था। ठीक है। पूरे देश में राजनीतिक अस्थिरता और नेतृत्वहीनता का माहौल हो गया था। ठीक है। यही जो कारण थे, यही कारण कैसी स्थिति उत्पन्न कर रहे थे? ताकि हिटलर का उदय हो सके। यानी कि सैन्य शासक जो था, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी वहाँ पर, उसे हटाने के बाद सैन्य शासन की स्थापना हो सके। ये स्थितियाँ जो थी सब क्या थी? हिटलर के उदय का कारण बन रही थी। ठीक है। यानी कि जर्मन की जो स्थिति खराब हो रही थी, उसके बाद हम आगे देखेंगे कि जो हिटलर है उसका उदय कैसे होता है। अब देखो प्रश्न देख लेते हैं। अगर हम प्रश्न की बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी पर क्या आर्थिक प्रभाव हुए? आप देख लीजिए खुद ही क्या आर्थिक प्रभाव हुए। सबसे पहले तो एक तो जो प्रथम विश्व युद्ध था उसके बाद ही जर्मनी जो था वो पूरी तरह से आर्थिक संकट से ग्रसित हो गया था युद्ध के बाद। उसके बाद उसके ऊपर हर्जाना लगा दिया गया। हर्जाना लगाने के बाद क्या हुआ? उन्हें हर्जाना भी चुकाना था और जो युद्ध था उसके लिए जर्मनी ने कर्ज भी ले रखा था और वो कर्ज भी उसे चुकाना था। और कर्ज भी चुकाने के साथ साथ क्या हुआ? अब क्या हो रहा था? ना तो वो कर्ज चुका पा रहा था और ना ही वो अपना हर्जाना चुका पा रहा था। इसके लिए उसने क्या किया? जो बाजार था उसमें क्या किया? उन्होंने बहुत ज़्यादा नोट छापने स्टार्ट कर दिए। अब जब बाजार में ज़्यादा नोट हो गए तो उसके बाद क्या हुआ? महंगाई बढ़ने लगी और महंगाई बढ़ने के बाद अति मुद्रास्फीति की स्थिति आ गई, और जिसके कारण क्या हुआ? डॉलर के सामने जो उनकी मार्क मुद्रा थी उसकी वैल्यू गिरने लगी। ठीक है। लेकिन अमेरिका ने भी जर्मनी को मदद देने की सोची, लेकिन क्या हुआ? अमेरिका में खुद 1929 से लेकर 1932 तक आर्थिक मंदी की स्थिति आ गई। ठीक है। अगर प्रश्न 2 देखें तो प्रश्न 2 है कि वाइमर गणराज्य के सामने क्या क्या चुनौतियाँ थी। अगर वाइमर गणराज्य की बात करें, एक तो जो इन्होंने सम्राट के हटाने के बाद एक लोकतांत्रिक
शासन की व्यवस्था की गई जर्मनी में, और उसमें जो था वो वाइमर गणराज्य की स्थापना की गई थी। और जिसके कारण अब क्या हुआ था, एक तो युद्ध में देश की स्थिति पहले से ही खराब थी, और उसके ऊपर जो मित्र राष्ट्र थे उन्होंने जर्मनी के ऊपर तरह तरह के सैंक्शंस लगा दिए थे, जिसके कारण जर्मनी की स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई। यानी कि देश के अंतर्गत अस्थिरता का माहौल सा आ गया, और नोट अधिक छापने के कारण क्या हुआ, अति मुद्रास्फीति की स्थिति आ गई, महंगाई बढ़ने लगी, बेरोजगारी बढ़ने लगी, अपराध बढ़ने लगे, और जो वाइमर गणराज्य था वो पूरे देश को संभाल पाने में असमर्थ सा लग रहा था। जिसके कारण क्या हुआ, जो एक संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म होने लगा, क्योंकि जो वह थे वो कोई भी समाधान नहीं खोज पा रहे थे, जिसके कारण जो लोग थे वो वाइमर गणराज्य से घृणा करने लगे थे। ठीक है, अगर प्रश्न नंबर 3 देखा जाए, प्रश्न नंबर 3 है हमारा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में आए नए राजनीतिक विचारकों के कारण क्या थे। यानी कि जो प्रथम विश्व युद्ध हो गया था उसके बाद जो जर्मनी में नए राजनीतिक विचार थे, एक तो रूसी क्रांति से लोग प्रभावित हुए थे, जिसके कारण क्या हुआ था, वो जो मजदूर थे और नाविक थे उन्होंने क्या किया था, अपनी सोवियतें बनाई थी, यानी कि अपने संघ बनाए थे, और स्पार्टकिस्टों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली, और कम्युनिस्ट पार्टी और समाजवाद जो था वो दो कट्टर दुश्मन हो गए थे। ठीक है, यानी कि आपस में इनकी जो विचारधाराएं थी वो टकराने लगी थी। तो इसके कारण यही थे कि जो जर्मनी था उसमें अस्थिरता पनप रही थी, अस्थिरता के कारण लोग क्या थे, उस अस्थिरता से निकलने के लिए नई नई विचारधाराओं से प्रेरित हो रहे थे कि किस तरह से, कौन सी विचारधारा के द्वारा हम अपनी इस स्थिति से निजात पा सकते हैं। इसके कारण नए नए राजनीतिक विचारक उभरने लगे, और जो जर्मनी की स्थिति है उसमें सुधार किया जा सके। अगर प्रश्न नंबर 4 देखें तो प्रश्न नंबर 4 है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में किस तरह के सामाजिक विचारकों को प्रमुखता दी जाने लगी। देखो, अगर सामाजिक प्रभाव की बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद आक्रामक प्रवृत्ति का होना चाहिए, जो व्यक्ति है वो ताकतवर होना चाहिए और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए, और सिपाहियों को आम नागरिक के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा, और जो सार्वजनिक जीवन है उसमें आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान व प्रतिष्ठा के सामने सारी चीज़ें जो थी वो कम कीमत की हो गई थी। यानी कि जो जर्मन था वो क्या करने लगा था, वो युद्ध को अधिक महत्व देने लगा था। ठीक है, अगर प्रश्न नंबर 5 देखें तो प्रश्न नंबर 5 है कि यदि कोई सरकार प्रतिवर्ष अनियंत्रित रूप से लाखों रुपए छापती रहे तो उसके परिणाम क्या होंगे। यानी कि अगर आप देखोगे कि अगर भारत में भी देखो आप, तो जब बहुत ज़्यादा लोगों के पास पैसा हो जाता है तो क्या करते हैं, लोग बाजार की तरफ भागते हैं, क्या करने के लिए, खरीदारी करने के लिए। तो जब खरीदारी करने के लिए लोग बाजार की तरफ जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जब बिकेंगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बिकने के कारण क्या होगा कि चीज़ों की जो संख्या है वो कम होने लगेगी और खरीदारों की संख्या ज़्यादा होने लगेगी, जिसके कारण क्या होगा, चीज़ें महंगी होने लगेगी। यानी कि अब चीज़ें क्या हो गई हैं, खरीदने वाले 10 हैं और चीज़ें क्या हैं, 5 हैं, तो उसकी कीमत क्या होगी, अपने आप बढ़ने लगेगी, और कीमत बढ़ने के कारण क्या होगा, जो अति मुद्रास्फीति की जो स्थिति है वो आने लगेगी। यानी कि अगर कोई ऐसा सोचता है कि सरकार के पास नोट छापने की मशीन है तो वो बहुत ज़्यादा पैसा क्यों नहीं छाप देती, तो इसका यही कारण है कि अगर बाजार में बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है तो उसके कारण महंगाई बढ़ने लगती है। ठीक है, इसीलिए सरकार बहुत ज़्यादा पैसा नहीं छापती। आपको नीचे दिया गया है कि कोविड के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। यानी कि जब बार बार साबुन और पानी से हाथ धुलें, सैनिटाइज़र लगाएं, और बचने के लिए क्या है, हमेशा मास्क पहने। जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो क्या, हमेशा मास्क पहनकर रहिए। ठीक है, आज की वीडियो में हमने जो नाजीवाद और हिटलर का उदय है, यानी कि इसके जो कारण थे कि किस तरह से शुरुआत हो रही थी जर्मनी में जिसके कारण नाजीवाद और हिटलर का उदय होगा, इसका पार्ट हमने सेकंड पढ़ा था। ठीक है, और ये वीडियो आज की यहीं तक थी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।